हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज मैं कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डेस्टिन्ड विद यू। एपिसोड की शुरुआत में हम बहुत पुराने टेंपल को देखते हैं और इस टेंपल में बहुत से हादसे हुए होते हैं। और इसी टेंपल के अंदर हमारी मेन कैरेक्टर होंगजू होती है जो बेहोश पड़ी होती है। और वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ हमारा एक दूसरा कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है शिन्यू। होंगजू को लगता है कि वो एक यमराज है जो उसे लेने आया है। वो मन ही मन बोलती है, ये कितनी नाइंसाफ़ी है क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी को डेट भी नहीं किया है। पर कोई बात नहीं, वो बहुत ही लकी है क्योंकि उसको इतना हैंडसम यमराज लेने आया है। वो उससे पूछती है, क्या आप मुझे लेने आए हो? लेकिन उससे पहले क्या आप मेरे से टी हाउस चलोगे? लेकिन शीनियो उसे कुछ नहीं बोलता और उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। फिर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हॉन्जो एक सिविल सर्वेंट है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, लेकिन कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के काम से खुश नहीं होते, इसलिए वो लोग वहाँ पर आके कंप्लेन करने लगते हैं। होंगजू सभी लोगों को समझाने में लग जाती है कि कंस्ट्रक्शन का काम कानूनी तौर पर हो रहा है और इसे हम बंद नहीं कर सकते। इसी बात पर वहाँ पर सारे वर्कर्स और आम लोगों की लड़ाई होने लगती है। तभी बिल्डिंग की दूसरी साइड से एक वर्कर कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर वर्कर की मौत की वजह से उसकी वाइफ इस कंस्ट्रक्शन के मालिक पर केस कर देती है। इसी केस पर शीन्यू काम कर रहा होता है। वो इसी केस की डिटेल्स को देख रहा होता है। तभी उसके साथ हम एक अजीब सी चीज़ होते हुए देखते हैं। उसके आसपास का माहौल बिल्कुल ठंडा हो जाता है और ग्लास में जो पानी था उसमें बर्फ़ जमने लग जाती है। उसके बाद एक खून से भरा हाथ शीनियो को छूने लगता है और शीनियो भी उससे बात करने लगता है, यानी कि उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता था। उस लाल हाथ से वो ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो कोई फीमेल हो। फिर वो उस लाल हाथ से कहता है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ और तुम्हें कितनी बार कहा है काम करते हुए ये सब मत किया करो। नेक्स्ट डे इसी केस की सुनवाई हो रही होती है और होम कंस्ट्रक्शन के मालिक के ऊपर कई इल्ज़ाम, जैसे कि साइट पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, मालिक की लापरवाही की वजह से मजदूरों की जान जाती है। और फैसला सुनाने से पहले वो खड़ा होता है और केस के हालात अपने तरफ से बताने की कोशिश करता है कि वो वर्कर जानबूझकर कूदा है क्योंकि उसने सेफ्टी की सारी चीज़ें पहन रखी थी ताकि वो गिरे तो उसे थोड़ी बहुत चोट लगे। इसके बदले कंपनी उसे बहुत सारा हर्जाना मिल जाएगा। लेकिन वो वर्कर नहीं बच पाता क्योंकि वो जहाँ पर गिर जाता है वहाँ पर एक कटर रखा हुआ होता है और यहाँ से कूदने की उसने पूरी प्लानिंग अपनी वाइफ के साथ की थी। दरअसल उसके बच्चे को कैंसर होता है जिसके इलाज के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि उन्होंने ये प्लान बनाया। उसकी सारी प्लानिंग शीन्यू कोर्ट के सामने रख देता है, जिसके बाद वो औरत खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं होंजू नदी में से मरी हुई मछलियाँ निकाल रही होती है। उसके साथ उसकी साथी भी होती है। उसकी साथी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उसको लगता है होंजू में कम दिमाग है और वो कहीं पर भी कुछ भी कर देती है और उसकी वजह से उसका प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि होंगजो का ट्रांसफ़र ओंजो सिटी में हो गया है। इस जगह का नाम सुनते ही होंजो टेंशन में आ जाती है क्योंकि वहाँ पर मिस्टर गोंग का भी ट्रांसफ़र हुआ होता है। होंगजू की वजह से मिस्टर गोंग चीफ मैनेजर नहीं बन पाते। इस बात पर वो होंगजू से अभी भी गुस्सा हैं और होंगजू डर रही थी क्योंकि उसका ट्रांसफ़र भी उसी जगह पर हुआ होता है। फिर रात को होंगजू सिटी हॉल पहुंच जाती है और पूरे रास्ते वो इसी बात की टेंशन लेती है कि वो कहीं मिस्टर गोंग की टीम में ना चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ हम टेम्पल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का आया हुआ होता है और वो वहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कोई चीज़ महसूस होती है। वो डर कर बाहर निकल रहा होता है तो उसके पैर के नीचे एक चीज़ आती है। वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक नुकीली चीज़ होती है जिसके रीज़न से उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे हॉन्जू अपने ऑफिस जाती है और उसने जैसा सोचा था मिस्टर गोंग उसके सामने ही खड़े होते हैं और उसे पता चलता है कि वो मिस्टर गोंग की ही टीम में है। हॉन्जू उनसे मिलती है और पुरानी बातों के लिए माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर गोंग कहते हैं, इन सब बातों को जानने दो, मैं पुरानी बातों को नहीं पकड़ता। पर मन ही मन उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा होता है। हॉन्जू का ऑफिस का पहला दिन होता है और आते ही वो उसे बहुत सारा काम दे देते हैं। हॉन्जू की टीम में टोटल 4 लोग होते हैं, सेबियो सेब्यूल और उनकी चीफ मैनेजर जो छुट्टी पर है और उनका टीम लीडर मिस्टर गोंग। लंच करने के टाइम वो तीनों साथ में बाहर जा रहे होते हैं। फिर उनके पीछे पीछे भी होंगजो आने लगती है। मिस्टर गोंग कहते हैं, अगर सारे साथ में चले जाएंगे तो कॉल कौन उठाएगा? फिर होंगजो को बाद में लंच करने जाना पड़ता है। जब होंगजो लंच कर रही होती है तो उसके साथ बैठी सारी लड़कियां बाहर देखने लगती हैं।
क्योंकि होंजो के सिटी हॉल सिविल सेंटर के सहयोगी जय ग्योंग वहाँ से जा रहे होते हैं और लड़कियां अपने आप को लकी मानती हैं क्योंकि वो इस कंपनी में काम कर रही हैं और वो काम करने की वजह से वो जय ग्योंग को देख पाती हैं। और हम देखते हैं कि होंगजो भी उसे पसंद करती है और उसे देखकर होंगजो के गाल लाल हो जाते हैं और वो होंगजो का क्रश है। फिर दूसरी तरफ हम शिनियो को देखते हैं। वो अपने आप से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कई दिनों से उसे वकालत का काम पसंद नहीं आ रहा है। ये काम शुरू से ही बोरिंग था। फिर हम तभी देखते हैं वो लाल हाथ फिर आता है। शिनियो उससे फिर कहता है, मैंने सुकून की बात की है और तुम जाकर पहले अपना हाथ क्यों नहीं धोती? खून से ज्यादा मुझे साबुन वाले हाथ पसंद है। उसके बाद वो लाल हाथ गायब हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि टेम्पल में उस लड़की की मौत की वजह से उसके उसके पेरेंट्स सिविल ऑफिस में आए होते हैं और वो यहाँ पर उस मंदिर को गिराने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हादसे हुए होते हैं। गांव के लोग उसके बगल से जाने से भी डरते हैं। लोगों ने उस टेम्पल को हॉन्टेड हाउस भी बोलना शुरू कर दिया है। सभी लोग यही चाहते हैं कि उस टेम्पल को गिरा दिया जाए, लेकिन मिस्टर गोंग उन्हें समझाते हैं कि ये उनके डिपार्टमेंट में नहीं आता। पर बच्चे की मौत की वजह से पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और वो वहाँ पर हंगामा शुरू कर देते हैं। जिसके बाद होंगजू आगे आती है। वो उनसे कहती है वो एरिया उसके अंडर में आता है और जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी कि उस टेम्पल को गिरा दिया जाए। उसकी बात सुनकर बाकी लोग वापस शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गोंग उससे कहते हैं, तुम इस केस को संभाल तो लोगी ना? होंगजू कहती है, हाँ बिल्कुल। दरअसल होंगजू चाहती है कि अगर वो इस केस को सॉल्व करेगी तो उसकी टीम उसके साथ अच्छा बिहेव करेगी। फिर होंगजू और सेब्यूल उस टेम्पल के निकल जाते हैं। सेब्यूल होंगजू को पागल कहती है क्योंकि उसने इतनी बड़ी मुसीबत अपने सिर ले ली होती है। उसे क्या ज़रूरत थी आगे बढ़कर इस केस को लेने की। तब होंगजू कहती है, किसी ना किसी को तो लेना ही था ना, इसलिए मैंने ही ले लिया। फिर सेब्यूल आगे गाड़ी रोकती है। उसे कहती है, अब तुम्हें पैदल ही यहाँ से जाना होगा। मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरा दिल बहुत ही कमज़ोर है। उसके बाद होंगजू रेनकोट पहन के टेम्पल में पहुँचती है। उसे भी यहाँ पर डर लग रहा होता है पर वो हिम्मत रख के वो आगे बढ़ती है। अंदर जाने पे उसे एक मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति की एक आंख पर खून जमा हुआ था। फिर होंजू हर जगह की तस्वीर लेने लगती है। फिर वो दूसरी साइड देखती है तो वहाँ पे एक आदमी होता है। उसे देखकर वो डर जाती है और भागने के चक्कर में वो फिसल कर गिर जाती है। वो आदमी शीन्यू ही होता है। दरअसल वो शीन्यू की प्रॉपर्टी है और वो अपनी प्रॉपर्टी को देखने आया होता है। ये सीन वही होता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है। और होंग जियो ने यहाँ पे शीन्यो को यमराज समझ लिया होता है पर वो उससे कुछ नहीं कहता। बस वो उसकी फ़ोटो खींचकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सेब्यूल आती है उसके पास और होंगजू को उठाने में लग जाती है। होंगजू जब होश में आती है तो वो यमराज की बात कहने लगती है और ये सुनकर सेब्यूल वहाँ से डरकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं शीनियो को जो अपनी फैमिली फ्यूनरल में आया होता है। वो अपने डैड और दादाजी के साथ बैठा हुआ होता है। उसके डैड उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने टेम्पल का ख्याल नहीं रखा होता। शीनियो कहता है, आपने जिस आदमी की फरमाइश की थी, जिसे टेम्पल देखने के लिए काम दिया था, उसे इतने सालों से हम पैसे भेज रहे थे ताकि वो टेम्पल का ख्याल रखे, लेकिन मैं आज वहाँ गया था तो देखा कि उसने कुछ भी काम नहीं करवाया था। फिर उसके डैड कहते हैं, कैसे वकील हो तुम, तुम्हें कोई भी ठग लेता है। उन दोनों की बहस को बंद करवाने के लिए उसके दादाजी शीनियो से कहते हैं कि वो उसका ग्लास भर दें। शीनियो जिस हाथ से गिलास भरने लगता है उसका वो हाथ कांपने लगता है। कैसे भी करके वो ग्लास भर देता है। जिसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो? तो शीनियो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। शीनियो जब वहाँ से जा रहा होता है तब उसे उसकी मॉम मिलती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। शीनियो बोलता है कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन डैड को ये सब पसंद नहीं आएगा, तो अंदर जाने से पहले आप अपना मेकअप हटा लेना। फिर हम होंजो को देखते हैं। छानबीन करने पर उसे पता चला कि टेम्पल जिस प्रॉपर्टी में है वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, यानी कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो ये सब मिस्टर गोंग को बताती है और उनसे पूछती है, ये टेम्पल की प्रॉपर्टी जिसकी भी है, मुझे उनका कांटेक्ट नहीं मिल पाया, तो अब मैं क्या करूं? मिस्टर गोंग उसके दिमाग की बत्ती खोलते हैं और उससे कहते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़की थी, उसने अपने सीनियर को पकड़ाने के लिए उसकी जासूसी करी और बेबुनियादी रिपोर्ट तैयार कर दी, और उस लड़की का नाम होंजू होता है। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की ने अपने सीनियर के बारे में कैसे पता लगाया होगा? तब होंजू कहती है, उसके आसपास के लोगों से। तब मिस्टर गोंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही। उससे कहते हैं, जाकर अब अपना काम करो
और तब तक वापस मत आना जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। फिर होंगजू ऐसा ही करती है। वो टेम्पल के आसपास के लोगों से मिलती है। वहाँ पर उसे कुछ बूढ़े लोग मिलते हैं। वो उसे टेम्पल के बारे में बताते हैं कि इस टेम्पल में एक बूढ़ी तांत्रिक हुआ करती थी जिसका नाम यूवॉल होता है। ये प्रॉपर्टी जिसकी भी है, वो चेयरमैन था, लेकिन उस चेयरमैन ने बाद में अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी और उसके बेटे का नाम शीनियो है और शीनियो बहुत बड़ा वकील है। हॉन्जू ये सुनकर सोचती है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत अपने सिर ले ली है। इतने अमीर लोगों से वो अपनी बात कैसे मनवाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शीनियो को किसी डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे उसे ब्लड डिसऑर्डर हुआ है और ये बीमारी जेनेटिक है, तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए उसे टेंशन से दूर रहना होगा और उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो बोल नहीं पाएगा और ना ही कोई मूवमेंट कर पाएगा। फिर हम देखते हैं हॉन्जू टेम्पल के मालिक से बात करने के लिए आई होती है। वो लिफ्ट में जाती है, लेकिन लिफ्ट में 29th फ्लोर पहले से ही दबा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर शीनियो ही होता है। दरअसल होंगजो को नहीं पता था कि शीनियो ही उस टेम्पल का मालिक है। उसे लगता है कि वो यमराज है। वो डर जाती है और कहती है, आपने मुझे ले जाने का मौका खो दिया है और अब इस तरीके से मेरा पीछा मत करो। तब शीनियो कहता है, लिफ्ट में मैं पहले से था, तो पीछा करना कहना गलत होगा। शीनियो आगे जैसे ही बढ़ता है तो हंगजो अपने हाथ फैलाकर बैठ जाती है। शीनियो उससे कहता है कि आगे से हट जाओ क्योंकि मुझे यहाँ से उतरना है। तब हंगजो को फील होता है कि वो यमराज नहीं इंसान है। फिर वो काउंटर पर जाके शीनियो के बारे में पूछती है। तब वो लड़की कहती है, अभी आप जिसके साथ आए थे वो शीनियो है। फिर वो शीनियो के ऑफिस में आ जाती है। वो उससे कहती है, उस दिन मैंने तुम्हें टेम्पल में देखा था। मैं वहां पर फिसल कर गिर गई थी और तुमने एम्बुलेंस को भी नहीं बुलाया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता। उस टेम्पल में उस लड़की की भी मौत हो गई। शीनियो कहता है, मैंने नहीं कहा था तुम लोगों को मेरी प्रॉपर्टी में आने के लिए। जो वहां मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिर होंगजो कहती है, उस प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो आप उस टेम्पल को गिरा दीजिए। लेकिन शीनियो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। फिर वो कहता है, जाकर पहले उसके मालिक से परमिशन ले आइए। मेरे यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हॉन्जो वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे याद आता है कि मिस्टर गोंग ने उसे क्या कहा होता है। जिसके बाद शीनियो उसे कहता है, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? ओ शायद तुम किसी हैंडसम यमराज के साथ टी हाउस तो नहीं जाना चाहती। ये सुनकर हॉन्जो शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि उसने ये सारी बातें अपने मन में बोली है, लेकिन उसने ये सब बहुत ज़ोर से बोल दिया था। फिर वो अपने ऑफिस सिटी हॉल पहुंचती है। फिर वो देखती है वहाँ जे ग्योंग भी है। वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो देखती है कि एक आदमी जे ग्योंग पर पानी डालने वाला है, लेकिन इससे पहले होंगजो उसके सामने आ जाती है और वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे कि वो अचानक से सामने आ गई थी। जे ग्योंग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन होंजो वहाँ से शर्मा के फटाफट वहाँ से चली जाती है। फिर हम शिन्यो को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। इन दोनों की जल्दी शादी होने वाली होती है। नायोन उससे बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं। वो उसे इतना टाइम नहीं दे पाता। शिन्यो यहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में उसको बताना चाहता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता। फिर हम हॉन्जो को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो उस टेम्पल के तांत्रिक से मिलना चाहती है। टेम्पल के आसपास के लोगों से पूछने पर भी उसे कुछ पता नहीं चलता तांत्रिक के बारे में। फिर आगे जब वो घर जा रही होती है तो उसे लिफ्ट में जे ग्योंग मिलता है। उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों करा? आगे से ऐसा मत करना क्योंकि पानी की जगह एसिड भी हो सकता है। होंगजो कहती है वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। जे ग्योंग उसे कहता है, ये मजाक की बात नहीं है। टेम्पल केस के बारे में इतनी टेंशन मत लो, उसे मैं देख लूंगा। होंगजो उसके पास आती है और उससे पूछती है, आपको कैसे पता कि ये केस मुझे दिया गया है? फिर जे ग्योंग उसे कहावत कहता है, लेकिन होंगजो को वो कहावत समझ नहीं आती। जिसके बाद जे क्योंग वहाँ से चला जाता है और हॉन्जू वहीं खड़ी होकर उसे देखती रहती है। नेक्स्ट डे शीन्यू अपने ऑफिस में आकर देखता है कि हॉन्जू वहाँ पहले से आई हुई है। वो उससे बोलता है, जिस दिन मेरा दिमाग खराब होता है तुम उसी दिन क्यों आ जाती हो? मैंने कहा ना, मैं उस टेम्पल को नहीं गिरा सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। तब हॉन्जू उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और उसे बोलती है, क्या तुम मुझे उस तांत्रिक का एड्रेस दे सकते हो? शीन्यू उससे कहता है, वो नहीं मानेगी। तुम इस टेम्पल के पीछे क्यों पड़ी हो? ऐसा तो है नहीं कि इसके अलावा तुम्हें कोई और जॉब नहीं मिलेगी। तो भोंगजो उसे सच बता देती है कि उसकी नौकरी दांव पर लगी है। अगर वो इस केस को सॉल्व कर देती है तो वो अपनी टीम के साथ खाना खा सकती है। यहाँ पर आके वो बहुत ही अकेली हो गई है
ऑफिस में और घर में दोनों ही जगह वो अकेले खाना खाती है। ये सुनने के बाद शीनियो उसको अपनी दादी का एड्रेस दे देता है और कहता है अगर वो नहीं मानी तो मेरे पीछे मत पड़ना। फिर कुछ देर बाद शीनियो को होंगजो का कॉल आता है और वो कहती है कि वो मान गई है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी जल्दी उसकी दादी कैसे मान गई। इसलिए होंगजो से वीडियो कॉल करती है जिसमें उसकी दादी कहती है कि मैं परमिशन देती हूँ कि उस टेम्पल को गिरा दिया जाए। फिर थोड़ी देर बाद शीनू अपनी दादी से मिलने जाता है। उनसे पूछता है वैसे तो आप मुझे उस टेम्पल से दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन आज एक अनजान सी लड़की आई और वो आपको मनाकर चली गई। तब उसकी दादी कहती है तुमने उसका खून किया है, वो लाल हाथ जो तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारा कर्म और तुम्हें सजा देगी। लेकिन वो दर्द और वो शराब खत्म होने वाला है क्योंकि उस संदूक की मालकिन आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि परमिशन मिलने के बाद उस टेम्पल में कुछ रिचुअल किए जाते हैं। वहां पर हॉन्गजो भी खड़ी होती है। वो दूर से शीनियो की पिक्चर क्लिक करती है और बोलती है अजीब परिवार का अजीब आदमी। उसके बाद वो खुशी से अपने ऑफिस जाती है क्योंकि उसने सोचा था वो आज अपनी टीम के साथ डिनर करने जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टेम्पल गिरने की खुशी में उसकी टीम पहले से ही डिनर करने चली गई होती है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ शीन्यू उसी टेम्पल में होता है। उस टेम्पल को गिरा दिया जाता है। उसकी दादी ने जैसे बताया होता है वैसा ही हुआ होता है। टेम्पल के हटने के बाद उसे ज़मीन पर एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। टेम्पल हटाने के बाद उसे ज़मीन में से एक लकड़ी का बॉक्स निकलता हुआ दिखता है। वो संदूक को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं होंगजो को भी बहुत भूख लगी होती है और फिर वो खाना खाने के लिए बाहर जा रही होती है। वो देखती है कि उसकी टीम वाले खाना खाकर वापस भी आ गए हैं। उन्हें साथ में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम रो रही हो। वो शीनियो होता है। वो शीनियो से कहती है कि टेम्पल गिरने के बाद तुम्हारा और मेरे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद शीनियो बोलता है पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। होंगजो उसकी तरफ देखती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपसे दोबारा मिलते हैं इस ड्रामा के सेकेंड एपिसोड में। बाय।